So, hello everyone. Our next topic is atomic energy levels. प्रीवियसली हमने डिस्कस कर लिया था कि रदरफोर्ड मॉडल और उसके बाद उसके जो ड्रॉबैक्स को ठीक करने के लिए बोहर ने अपना मॉडल दिया था। तो बोहर के मॉडल से हमें ये फार्मूला मिला था एनर्जी के लिए, जो कि डिपेंडेंट है एन पे, इन्वर्सली डिपेंडेंट ऑन एन। और for each integral value of n in this equation we have to draw a horizontal line, and जो horizontal line हम draw करेंगे, जब उनको हम vertically arrange करेंगे with numerical value n के according, तो उस pictorial representation को हम कहते हैं energy level diagram। मतलब अगर हम n इक्वल टू 1 के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये एनर्जी बताएगा W1 जो n इक्वल टू 1 पे आएगी। फिर n इक्वल टू 2 पे भी हम एक एनर्जी बताने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें, जो कि एनर्जी बताएगा W2। और सिमिलरली हम n इक्वल टू 3 के लिए भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, जो एनर्जी बताएगा हमें W3। तो ये जो पूरा हमें पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन मिल रही है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, जो कि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा ये एनर्जी लेवल डायग्राम से हम काफ़ी फिनोमेना स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एनर्जी लेवल डायग्राम होता क्या है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम को समझने के लिए हम सबसे पहले हाइड्रोजन का ही एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि बोहर ने जो हमें एनर्जी का फॉर्मूला दिया था वो बेसिकली हाइड्रोजन की ही एनर्जी दे रहा था हमें। और अभी हमने एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ा कि n इक्वल टू 1 पे अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें, वो एक एनर्जी लेवल बताता है, जो कि W1 होता है। और W1 तो जूल में यूनिट होती है ना, W1 जो है। तो हमने एक और यूनिट पढ़ी थी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो हमने यहाँ पे वो वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी हुई है, जिसे हम ई से डिनोट कर रहे हैं। और वो वैल्यू है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो कि है हमारे पास -13.60 n इक्वल टू 1 के लिए। और उसी तरह n इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है -3.41 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह n इक्वल टू 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। हमने यहाँ पे 5 लेवल तक n इक्वल टू 5 तक एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करा है। उसके बाद हमने यहाँ इन्फिनिटी लगा रखा है। इन्फिनिटी लेवल्स हो सकते हैं मतलब यहाँ पे, लेकिन हमने जो लोएस्ट 5 एनर्जी लेवल्स हैं वो ड्रॉ करे हैं सिंप्लिसिटी मेंटेन करने के लिए। और ये जो हमने लाइंस बना रखी हैं, येलो से लाइन, एक पर्पल से लाइन और एक पिंक कलर से लाइन, तो यहाँ पे हमने यूवी भी लिखा हुआ है, अल्ट्रा वायलेट, यहाँ पे विजिबल लिखा है, यहाँ पे इंफ्रारेड लिखा है, और यहाँ पे कुछ नंबर्स भी लिखे हुए हैं ये। तो ये सारे नंबर्स, और ये इसका मतलब क्या है, तो ये जो नंबर है 1216, ये हमें वेवलेंथ बता रहा है स्पेक्ट्रल लाइन की इन एंगस्ट्रॉम। अगर हम n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 पे ट्रांजिशन करेंगे, ये वही तो ट्रांजिशन है, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 पे ट्रांजिशन हो रहा है ये, तब जो स्पेक्ट्रल लाइन जो वेवलेंथ होगी उसको हम क्या आएगा, तब वो स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ होगी हमारे पास 1216 एंगस्ट्रॉम। उसी तरह अगर हम n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 जाएंगे, तब वेवलेंथ क्या होगी, तब होगी हमारे पास 1026 एंगस्ट्रॉम। तो उसी तरह हमने यहाँ पे पर्पल लाइन के लिए जो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर आता है, और पिंक लाइन के लिए जो कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के अंदर आता है, तो ये वाला जो है वो अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम है। और n इक्वल टू 2 से जो 3 पे गई, n इक्वल टू 3, और n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 4 पे गई, ये विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर आता है, और इसकी हमने वेवलेंथ लिखी हुई है। और अगर n इक्वल टू 3 से
n इक्वल टू 4 है वो लाइन ड्रॉन, n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 5 है लाइन ड्रॉन, तो वो हमारा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में आता है और हमने उसकी वेवलेंथ लिखी हुई है। और ये जो आयनाइजेशन लेवल है ये हम आगे जाके और पढ़ेंगे, पर ये मान लो कि इन्फिनिटी लेवल है। मतलब आयनाइजेशन लेवल वो लेवल होता है जब जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम से अटैच नहीं होएगा, अगर वो उस लेवल पे पहुंच गया वो फ्री हो जाएगा। उसके बारे में अभी और पढ़ेंगे। तो अभी हमें बेसिकली एनर्जी लेवल डायग्राम का एक आइडिया हो गया है कि यहाँ पे कि एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है। n इक्वल टू 1 पे डिपेंड करता है, जो n है उस पर डिपेंड करता है, मतलब डिस्क्रीट लेवल्स हैं जो हमें दिख रहे हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है वो देख ली हमने लोएस्ट 5 एनर्जी लेवल के लिए, क्योंकि n इक्वल टू 5 तक ही देखा है। और ये हमने वर्टिकली ट्रेंड देखा है इसका कि n की वैल्यू बढ़ती रहती है जब ऊपर जाते हैं। तो हॉरिजॉन्टली क्या ट्रेंड होता है, इसमें कुछ होता है या नहीं होता है। तो ये जो हमारा सिंपल एनर्जी लेवल डायग्राम है जिसमें हॉरिजॉन्टली कोई ट्रेंड नहीं होता है। जब हम आगे एक और इसका वेरिएशन सॉलिड्स के लिए जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ेंगे, तब जो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है वो डिस्टेंस को डिनोट करता है। तो फिलहाल अभी के लिए तो कोई भी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड शो नहीं करता ये वाला डायग्राम। ये जो सिंपल एक एनर्जी डायग्राम है हमारे एटम का, जो एक वर्टिकली ही ट्रेंड शो कर रहा है, हॉरिजॉन्टली कुछ ट्रेंड शो नहीं कर रहा है। तो हमने देख लिया कि एनर्जी लेवल डायग्राम क्या काम। हमने अभी एनर्जी लेवल डायग्राम देखा कि क्या होता है। तो उसमें हमने देखा था कि जो एनर्जी वैल्यूज़ थी हमारी, वो हमने जो स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी वैल्यूज़ थी, क्योंकि एन की जो वैल्यू आती है वो स्टेशनरी स्टेट पे ही आती है इंटीजर वाली। तो जो एनर्जी वैल्यू थी हमारी स्टेशनरी स्टेट के लिए वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में थी, हमने जूल्स का यूज़ नहीं किया था। तो ये एक कस्टम है जो हम इस पूरे कोर्स में फॉलो करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही डिस्कस करेंगे एनर्जी को। और एक जो हमने एमिटेड रेडिएशन थी, मतलब जो हमने स्पेक्ट्रल लाइंस देखी थी, जैसे कि ये जो हमारी एनर्जी वैल्यू है n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए, तो यहाँ पे हमने ये स्पेक्ट्रल लाइंस देखी थी जिसकी वेवलेंथ क्या थी। सबसे पहले वाले की वेवलेंथ थी 1216 एंगस्ट्रॉम। तो ये वेवलेंथ बता रहा है हमें, ये वेवलेंथ बता रहा है। तो ये जो वेवलेंथ हम स्पेसिफाई करते हैं ना, जो वेवलेंथ लैम्डा है वो हम एंगस्ट्रॉम में करते हैं। तो हमारा क्या कस्टम होगा, हम एनर्जी किस में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, और वेवलेंथ हम एंगस्ट्रॉम में बात करेंगे। और ये जो लैम्डा का फॉर्मूला है ये हमारे पास ये वाला होता है। तो अगर हमें ये लैम्डा की वैल्यू निकालनी है 1216, तो हमें क्या पुट करना है, E2 की वैल्यू पुट करनी है हमें, और E1 की वैल्यू पुट करनी है। E1 हमारा जो एनर्जी लेवल यहाँ था N1 पे, और E2 हमारा एनर्जी लेवल जो N2 पे था। E1 पे क्या था हमारा एनर्जी लेवल -13.60, और E2 पे क्या था हमारे पास एनर्जी लेवल -3.41। और ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो हमारे पास लैम्डा आ जाएगा जो कि वेवलेंथ है। और ये जो लैम्डा वाला फॉर्मूला है ये नया लग रहा है, पर ये जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला था बोहर मॉडल में, F इज़ इक्वल टू W2 माइनस W1/h, तो ये फ्रिक्वेंसी हमें हर्ट्ज में आती थी, और W1 हम लेते थे जूल्स में, और h थी जूल सेकेंड, और ये फ्रिक्वेंसी हमारी किस में आती थी, हर्ट्ज में आती थी। तो बस हमें वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में लाने के लिए और W की जगह E को लिखने के लिए चेंजेस करे हैं, जिससे हमारा ये फॉर्मूला आ गया है लैम्डा इज इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाय E2 माइनस E1। इससे हम जो स्पेक्ट्रल लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं, और स्पेक्ट्रल लाइन को डिनोट करने के लिए हम उसकी वेवलेंथ लिखते हैं जो कि होती है एंगस्ट्रॉम में। अब हमने देख लिया वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, और उसमें हमने देखा कि जो वेवलेंथ है हमारी वो लिखी जा रही थी ऐसे, लैम्डा इज इक्वल टू 12,400 बाय E2 माइनस E1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लैम्डा डिफरेंस ऑफ एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है हमारा जो वेवलेंथ एक्सप्रेशन है, तो ज़ीरो स्टेट हम अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं।
जो हमें सूट करता है। तो हम मान लेते हैं कि लोएस्ट एनर्जी स्टेट है जो हमारी n=1 वाली, उसको हम ज़ीरो लेवल मान लेते हैं। अभी ये जो हमने पढ़े थे एनर्जी लेवल, इसमें स्पेसिंग का भी ध्यान देना होगा क्योंकि n=1 जो है हमारा, n=1, n=2, n=3, आप देख सकते हो कि n=2 और 1 के बीच में ज़्यादा गैप है एज़ कम्पेयर टू 2 और 3। तो इसके बारे में अभी हम देखेंगे आगे जाके, लेकिन अभी बस जान लो कि थोड़ा गैप इनका सेम नहीं होता। जब हम जाते रहते हैं और हाई लेवल पे जाते रहते हैं, जैसे n=4 यहाँ हो गया, n=5 और पास आ गया, तो इनके बीच का गैप कम होता जाता है। जब हम n की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, इनके बीच का जो गैप है ये कम होता जाता है। तो हम मान लेते हैं n=1 सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला स्टेट है, ये हम मान लेते हैं क्या है, क्योंकि वो -13.60 समथिंग होता है, जो सबसे लोएस्ट लेवल है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हम इसको मान लेंगे ज़ीरो स्टेट। अब इसके ऊपर जो हम स्टेट लेंगे उससे हम उसकी वैल्यूज़ को बढ़ाते जाएंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि ये ज़ीरो लेवल है, यहाँ पे -13.60 एनर्जी है इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, n=1 है। अगर ये ज़ीरो लेवल है और हम n=2 के लिए लिखें, तब हम यहाँ पे जो एनर्जी है, बेसिकली एनर्जी के लिए बोल रहे हैं हम, एनर्जी ज़ीरो लेवल है, तो हम कितनी एनर्जी बढ़ाएंगे n=2 में कि ज़ीरो से वो 2 के लिए एनर्जी कितनी होती है, -3.41। अब हमें 13.6 से 3.1 एनर्जी पे जाना है, तो हम क्या करते हैं, -13.60 माइनस 3.10, तो इन एनर्जी का गैप आ जाएगा जो कि होगा 10.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम फाइनल में से इनिशियल करते हैं, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव ही लिखेंगे। अगर हम इसे ऐसे करें, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, फाइनल में से इनिशियल करते हैं। एक बार हम दोबारा कर लेते हैं डिस्कस इसे, कि जो हमारा ये एनर्जी है जो हमने देखा अभी, तो हम मान लेते हैं n2 माइनस n1 पे जो एनर्जी है, मतलब E2 माइनस E1। तो E2 पे हमारी एनर्जी है -3.41 माइनस, और E1 पे एनर्जी है -13.60। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी 10.19। तो यहाँ पे हम लिख देंगे n=1 पे 10.19। तो अगर हम n1 की एनर्जी ज़ीरो माने, तो हम n2 तक पहुँचने के लिए हमें 10.19 एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, अगर हम n1 को ज़ीरो लेवल माने तो ये बेसिकली हम बस हमारा अंडरस्टैंडिंग आसान करने के लिए हमने बस एक ज़ीरो लेवल बना दिया है यहाँ पे, जो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अगर हम ये भी समझ रहे हैं कि n1 पे -13.60 एनर्जी है, n2=2 पे -3.1 में, उतना भी सफिशिएंट है। तो बस हमें ये जानने के लिए करा था कि जो लैम्डा है वो अगर डिफरेंस पे डिपेंड करता है तो हम कोई भी ज़ीरो वैल्यू बना सकते हैं। तो अगर हम 1 को ज़ीरो वैल्यू बनाएं तो n=2 पे हमें 10.19 प्लस एनर्जी करनी पड़ेगी। तो बेसिकली यही बता रहा है, अगर n1 से हमें n2 जाना है तो यहाँ पे प्लस 10.19 एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देनी पड़ेगी। तो वही है, अगर हम -13.60 से 3.14 जा रहे हैं तो प्लस 10.19 एनर्जी देनी पड़ेगी। यही इसका मतलब है बस। अभी हमने ज़ीरो लेवल पढ़ा, कोई भी हम ज़ीरो लेवल ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा, उसको हम एनर्जी देते जाते हैं तो वो मूव करता रहता है स्टेशनरी स्टेट में फार्दर एंड फार्दर, या फिर हम कह सकते हैं अपवर्ड एंड अपवर्ड वो मूव करता रहता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो न्यूक्लियस से दूर जाता रहता है, क्योंकि एक ही मतलब है, जब वो लेवल बढ़ाता जा रहा है अपना n=1 से 2 से 3 से 4 पे 5 पे ऐसे जा रहा है, तो वो न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा है। और जब उसकी एनर्जी इतनी हो जाती है कि वो न्यूक्लियस की फील्ड से बिल्कुल निकल ही जाता है, तब वो इलेक्ट्रॉन डिटैच हो जाता है। जैसे कि अपने हाइड्रोजन में डिस्कस किया था, ये न्यूक्लियस है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो इसको अगर हम एनर्जी देते जाएं तो ये n=1 से 2 से 3 से 4 से 5 ऐसे वो जाता जाएगा एनर्जी लेवल पे ऊपर, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे पहुंच जाएगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल,
अब जब उसकी एनर्जी, देखिए हम ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा, ऐसे ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 हो गया हमारे पास, और यहाँ पे हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल बना देते हैं। 4 5 ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, वो हमें पता ही है कि होता है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये वाला लेवल है। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 पे है और वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, स्टेशनरी स्टेट है, वो आराम से रिवॉल्व कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। लेकिन अगर हम उसमें एनर्जी दे दें, कितनी एनर्जी दे दें वो भी नोटिस की बात है। अभी हमने 0 लेवल पे पढ़ा था कि जब हम n1 से n2 की तरफ जाना हो तो हमें कितनी एनर्जी देनी होगी। तो हमें 10.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्लस करनी पड़ेगी, क्योंकि n1 की एनर्जी क्या होती है -13.60 और n2 की एनर्जी क्या होती है -3.41। तो इतनी एनर्जी देंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो n2 पे आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसमें थोड़ी एनर्जी और देते हैं। n3 पे एनर्जी क्या होती है -1.53, तो हमें कितनी एनर्जी और देनी होगी, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो बस। तो जो एनर्जी देनी होगी हमें n1 इक्वल टू 3 से, अगर हम डायरेक्टली n1 से 3 पे जाना हो तो कितनी एनर्जी देनी होगी, तो हमें एनर्जी देनी होगी 12.07। अगर हमें n1 से n3 पे जाना हो तो इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे आ गया। तो उसी तरह अगर हम एनर्जी बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं कि वो यहाँ इलेक्ट्रॉन हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे पहुँच जाए। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे पहुँच गया तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से डिटैच हो गया। अब हमारे पास एक प्रोटॉन है, हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल ले रखा था ना हमने, तो एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्री है। अब वो रिवॉल्व नहीं कर रहा है, अब वो रिवॉल्व नहीं कर रहा है ये न्यूक्लियस पे, ये प्रोटॉन के, अब वो फ्री हो चुका है बस। तो फ्री कब हुआ, जब उसकी एनर्जी आयोनाइजेशन पोटेंशियल के इक्वल हो गई। और हाइड्रोजन के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, हाइड्रोजन के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है +13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये +13.60 कैसे आया, क्योंकि n1 इक्वल टू स्टेट पे जो कि लोएस्ट एनर्जी स्टेट है उसमें एनर्जी थी -13.60। माइनस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है न्यूक्लियस से, तो उसको अनबाउंड करना हो, उसको फ्री करना हो तो हमें कितनी एनर्जी अप्लाई करनी होगी, तो हमें एनर्जी अप्लाई करनी होगी +13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसकी एनर्जी यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि देखो -13 था, फिर बढ़ी एनर्जी -3.14 हुआ, फिर और बढ़ी एनर्जी -1.53 हो गया। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो एनर्जी 0 हो जाएगी, और उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से फ्री हो जाए, वो उसके अराउंड रिवॉल्व करना बंद कर दे और वो फ्रीली अपना मूव करे, अनबाउंड हो जाए, तो वो पोटेंशियल होता है हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए होती है +13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो हमने एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में देख लिया कि हम एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम बेसिकली होता क्या है हमने ये समझ लिया। अब हम एनर्जी लेवल डायग्राम की एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे कि हम एनर्जी लेवल डायग्राम को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन होगी हमारी कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एटम। तो जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हम उससे पता चलता है कि जो एनर्जी है वो सप्लाई करनी पड़ती है हमें एटम पे। अगर हमें उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है या आयनाइज ही करना है, मतलब आयनाइज का मतलब हमने जाना था कि पूरा डिटैच ही कर देना है एटम से, और वो जो सप्लाई करते हैं हम एनर्जी, उसका एक टाइप को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट। तो इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट होता क्या है वो जानते हैं हम। तो सबसे पहले हम एक ट्यूब ले लेते हैं। तो ये जो ट्यूब है एक हमारे पास, और हमने इस पर लगा रखा है पोटेंशियल V, यहाँ पे पॉजिटिव साइड मान लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइड मान लेते हैं। तो अगर जो इलेक्ट्रॉन अगर मान लेते हैं इस ट्यूब के अंदर है, तो जो वो इलेक्ट्रॉन है इस पोटेंशियल की वजह से
वो एक्सेलरेट करेगा इस तरफ, फील्ड की वजह से, जो फील्ड होगी उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा। तो एक्सेलरेट जब करेगा तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को गेन करेगा, क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो उसकी टोटल एनर्जी भी बढ़ रही है ना, तो वो एनर्जी गेन कर रहा है जब वो मूव कर रहा है। और जब वो इलेक्ट्रॉन हमारा, अगर हम यहाँ पे एक एटम मान लेते हैं, हाइड्रोजन है, एक एटम हाइड्रोजन मान लिया हमने यहाँ पे, उसके साथ जब वो ये इलेक्ट्रॉन हमारा कोलाइड करेगा या बॉम्बार्ड करेगा, तो जो एनर्जी गेन करी है इलेक्ट्रॉन ने, अगर वो एनर्जी, जो हमारी एनर्जी गेन हुई है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, वो एनर्जी डिक्विसिट एनर्जी है एक इलेक्ट्रॉन को एक लेवल से हायर लेवल पर शिफ्ट करने के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ एनर्जी लेवल ड्रॉ करें, ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, और n इक्वल टू 3 भी होता है, तो 3 ही लेवल बना लेते हैं, हमें समझना ही है बस। तो अगर हम मान लेते हैं हाइड्रोजन एटम, एग्जाम्पल है हाइड्रोजन एटम, तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और बाकी प्रोटॉन होता है, तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन है। हमारा n इक्वल टू 1 स्टेट, जो हमारी लोएस्ट एनर्जी स्टेट है, स्टेबल स्टेट है, स्टेशनरी स्टेट है, वहाँ पे है। अब क्या हुआ कि जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन इस डिस्चार्ज ट्यूब में, इस ट्यूब के अंदर एक्सेलरेट हो रहा है। तब वो एक्सेलरेट होके, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेलरेट होके हो गया, एनर्जी गेन कर ली। तो वो जो एक्सेलरेशन की वजह से एनर्जी गेन करी, उस एनर्जी से अगर वो इस इलेक्ट्रॉन पे बॉम्बार्ड करे, ये जो हमारा एनर्जी गेन वाला इलेक्ट्रॉन है, अगर वो हमारे इस इलेक्ट्रॉन पे बॉम्बार्ड कर दे या फिर स्ट्राइक कर दे, कोलाइड कर जाए, ये कह रहे हैं हम, क्योंकि वो बेसिकली एटम से कोलाइड करेगा, तो एटम में इलेक्ट्रॉन ही है, उनसे कोलाइड करेगा, तो इसने जो एनर्जी गेन करी है तो वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। और अगर जो एनर्जी हमारी इस इलेक्ट्रॉन जिस एक्सेलरेटेड है उसने गेन करी है, कि वो ये जो इलेक्ट्रॉन अपना लेवल शिफ्ट करके n इक्वल टू 1 से n2 में चला जाए, अगर उतनी एनर्जी है जो इसने गेन करी है, तो जो हमारा ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट करके हायर एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा। तो ये हम इसी फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट। तो और जो एनर्जी अगर इसने, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इसने अगर हमारी एक्सेस एनर्जी गेन कर ली है, एक्सेस एनर्जी, जैसे कि हमने एग्जाम्पल भी लिया था, हम एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं तो उससे ज़्यादा आसानी होगी समझने में। n इक्वल टू 1 पे हमारी क्या एनर्जी थी, -13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n2 इक्वल टू 2 पे क्या थी, -3.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए n1 से n2 जाने में, हमें चाहिए 10.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हमारे इस इलेक्ट्रॉन ने 10.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन कर ली और वो सारी की सारी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफ़र कर दी, तो हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन है वो हायर स्टेट पे चला जाएगा। लेकिन अगर हम माने कि हमारे जो ये इलेक्ट्रॉन है इसने 10.9 नहीं, इसने मान लीजिए कि 11.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन करी है, तो वो जब इससे बॉम्बार्ड करेगा, कोलाइड करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस वाले स्टेट में तो जाएगा ही पहले वाले केस की तरह, लेकिन जो बची हुई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इसी इलेक्ट्रॉन के पास रहेगी। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट। तो अगर हम एक और चीज़ समझते हैं कि अगर हम यहाँ पे एनर्जी लेवल दोबारा बनाएं, दो ही लेवल से समझ लेते हैं, n1 इक्वल टू 1 and 2 and there is ionization potential at n tending to infinity। तो अगर हम जो हमारा इलेक्ट्रॉन n1 इक्वल टू 1 पे है और एक और इलेक्ट्रॉन हमारा इसके साथ बॉम्बार्ड कर रहा है और इसे वो इतनी एनर्जी दे दे, तो अगर हम हाइड्रोजन एटम का ही केस लें तो हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल कितनी थी, कितनी एनर्जी देते थे कि वो डिटैच हो जाए, फ्री हो जाए इलेक्ट्रॉन, वो थी हमारी 13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो अगर हमारा ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन कर ले ट्यूब से निकल के, और जब वो इससे कोलाइड करे तो इस इलेक्ट्रॉन को वो इतनी एनर्जी दे दे जो कि है 13.60, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो सीधा आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे पहुंच जाएगा। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन एटम के साथ था वो डिटैच हो जाएगा। तो ये था बेसिकली है कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एटम के साथ समझने के लिए। तो हम एनर्जी लेवल डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे आयोनाइज हो रहा है जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहा है तो कैसे वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, और कुछ ज़्यादा ही एनर्जी मिल जाए उसे तो वो आयोनाइजेशन स्टेट पोटेंशियल तक भी पहुंच रही है तो वो डिटैच हो रहा है। तो ये सब समझने के लिए हमने एनर्जी लेवल डायग्राम का यूज़ किया। तो हमारी पहली एप्लीकेशन पूरी। अब हम सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम की, जो कि है फोटोन नेचर ऑफ लाइट। तो हमने अभी देखा था एनर्जी लेवल डायग्राम में ही कि अगर हम एक एटम माने और उसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होके किसी हायर स्टेट में चला जाता है इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट या बॉम्बार्डमेंट की वजह से, तो जो उस एक्साइटेड स्टेट की जो लाइफ टाइम होता है ना वो 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻10 सेकेंड होता है। मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा कम टाइम के लिए वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है, क्योंकि स्टेबल स्टेट में ही रहना पसंद करते हैं ना सब, तो वो स्टेबल स्टेट में वापस आना चाहता है, इसलिए वो बहुत कम टाइम के लिए एक्साइटेड स्टेट में रहता है। तो वो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है हमारे वो अपनी प्रीवियस स्टेट में वापस आना चाहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जो कि है 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻10 सेकेंड। तो अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं यहाँ पे, दो ही लेवल बना लेते हैं उससे समझना आसान होगा, n = 2 एंड n = 1। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ये रहा, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन था हमारा, उसने इसको, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारा एक्सेलरेट हुआ पोटेंशियल की वजह से और इसको स्ट्राइक करा इस इलेक्ट्रॉन पे, तो ये इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन कर ली और वो चला गया हमारा एक्साइटेड स्टेट में, जो कि है n = 2। अब इस एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो 10⁻⁻7 सेकेंड से 10⁻⁻10 सेकेंड के बीच में रहता है, लेकिन क्योंकि उसे स्टेबल रहना है ना, तो स्टेबिलिटी तो लोअर एनर्जी कहाँ है, n = 1 की है। स्टेबल रहने के लिए उसे n = 1 पे वापस आना है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो वापस आता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो वापस आएगा n = 1 पे। लेकिन जो n = 2 की एनर्जी है जो कि E2 है और n = 1 पे एनर्जी E1 है, तो जो E2 है वो ग्रेटर देन E1 है। तो जो अगर वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है तो वो कुछ एनर्जी एमिट करेगा तभी तो आएगा, तो वो एनर्जी वो एमिट कर रहा है, और उस एनर्जी को जो एमिट कर रहा है वो रेडिएशन की फॉर्म में कर रहा है। और बोहर ने उस रेडिएशन को क्या कहा था, फोटोन। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट पे जाता है तब वो फोटोन एमिट करता है। और उस फोटोन की वेवलेंथ क्या होती है, उस वेवलेंथ की वेवलेंथ होती है जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्पेक्ट्रल लाइन के केस में, जो वेवलेंथ आई थी हमारी, जो कि थी 12,400 बाय E2 माइनस E1। और उस फोटोन की वेवलेंथ इस तरह देते हैं। और फोटोन का कॉन्सेप्ट कब आया था हमारे पास, फोटोन का कॉन्सेप्ट आया था हमारे पास 1901 में। प्लैंक ने हमें दिया था ये फोटोन वाला कॉन्सेप्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन फॉर्मूला को समझने के लिए। और ये जो फोटोन की एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, जो कि फ्रीक्वेंसी तो हमें पता है क्या होती है। फ्रीक्वेंसी बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या आई थी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास W2 माइनस W1/h। तो इससे हमारी एनर्जी आ जाती है एक फोटोन के लिए इस फॉर्मूले से। तो अभी हमने फोटोन नेचर ऑफ लाइट देख लिया कि जब भी हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट पे जाएगा इलेक्ट्रॉन तब वो फोटोन एमिट करेगा, क्योंकि वो अपनी एनर्जी कम करेगा तो रेडिएशन की फॉर्म में
वो एमिट करेगा एनर्जी, उस रेडिएशन को हमने कहा है एक फोटोन। तो हमने देख लिया कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो वो अपनी एनर्जी कम करने के लिए फोटोन एमिट करता है। तो ये तो हमने अभी पढ़ा है, लेकिन पहले क्या था? पहले क्लासिकली हम मानते थे कि जो एटम है ना हमारे, वो रेडिएशन कॉन्टीन्यूसली एमिट करते रहते हैं। तो अगर हम कोई एटम माने हाइड्रोजन, वो सारी डायरेक्शन में अपनी रेडिएशन एमिट करते रहते हैं, ये हम मानते थे पहले क्लासिकली, जो कि गलत है। लेकिन नॉट लिखा हुआ है हमने, तो लेकिन जो एमिशन ऑफ लाइट है बाय एटम एक डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हमने देखा है अभी। क्योंकि जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 3, जब भी हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन अगर हायर स्टेट में गया किसी भी प्रोसेस से, चाहे इलेक्ट्रॉन बम्बार्टमेंट हो चाहे कुछ हो, और फिर वो जो अपनी स्टेबल स्टेट में वापस आता है 10⁻⁻7 सेकेंड के बाद, तो वो रेडिएशन एमिट करता है। और वो रेडिएशन की एनर्जी हमें पता है HF के इक्वल होती है। तो ये एनर्जी तभी एमिट होएगी जब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन करेगा एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे। तो वो पहले क्या था, क्लासिकली हमारा केस क्या था कि वो कॉन्टीन्यूसली एमिट करता है एनर्जी, एटम जो है हमारा कॉन्टीन्यूसली एमिट करता है, जो कि गलत है। तो वो हमारा अब क्या केस है, अब एनर्जी तभी एमिट होगी जब ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, हमेशा अटेम्प्ट नहीं होगी। तो ये हमारा बोहर मॉडल की वजह से ही क्लियर हुआ था, और यही समझने के लिए हमने एनर्जी लेवल डायग्राम को यूज़ किया, फोटो नेचर ऑफ लाइट। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेक्ट्रल लाइन। हमने दोबारा पढ़ी थी लेकिन हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो जो हमारी एरोज़ हैं फिगर बिलो, जो भी हमारा ये हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम है, तो यहाँ पे 6 पॉसिबल ट्रांजिशन दिख रही हैं। एक ट्रांजिशन ये रही, एक ये रही, 2 3, टोटल 6 पॉसिबल ट्रांजिशन है यहाँ पे बिटवीन द स्टेशनरी स्टेट्स। जो भी ये n इक्वल टू 1 2 3 4 5 हैं, ये सारी स्टेशनरी स्टेट्स हैं। और जो अटैच नंबर है, ये वाला जो नंबर हो गया 1026 हो गया, 6563 हो गया, तो ये सब हमारी वेवलेंथ बताते हैं एमिटेड रेडिएशन का। और रेडिएशन कौन सी एमिटेड रेडिएशन हमने पढ़ लिया है वो। तो अब क्या रेडिएशन है वो, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 पे ट्रांजिशन करेगा तो वो रेडिएशन एमिट करेगा। और उस रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होगी, यहाँ पे कौन सी वेवलेंथ है, ये और एक ये, तो कौन सी वाली वेवलेंथ है, तो हमारी वेवलेंथ होगी 1216 एंगस्ट्रॉम अगर वो ट्रांजिशन करेगा 2 से 1 पे। लेकिन अगर वो ट्रांजिशन करेगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन करेगा 3 से 1 पे, तब हमारी वेवलेंथ क्या होगी 1026 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारी वेवलेंथ भी बताते हैं जो हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम है। और यहाँ पे 3 रीजन की बात की गई है। एक अल्ट्रा वायलेट रीजन हो गया, वेवलेंथ का एक रेंज होती है ना, तो उसी अकॉर्डिंग हम रीजन भी बाइफर्केट करते हैं। तो यूवी रेडिएशन हमारा n इक्वल टू 2 से 1 और n इक्वल टू 3 से 1 में जो वेवलेंथ निकलेगी, जो एमिट होगी, वो अल्ट्रा वायलेट रेंज में आएगी। विजिबल रेंज में जो हमें दिखेगी वो n इक्वल टू 4 से 2 की और 3 से 2 की होगी, जिसकी वेवलेंथ हमें पता है 6563 एंड 4861। उसी तरह हमें इंफ्रारेड रीजन भी है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम से हम वेवलेंथ का रीजन भी देख सकते हैं कि किस रीजन में आ रही है, क्योंकि उससे जो हमारी एमिटेड रेडिएशन है उसका हमें वेवलेंथ तो पता है, फॉर्मूला पता है हमें वेवलेंथ का, तो उससे वेवलेंथ निकाल लेंगे। फिर हम उससे ये भी बता पाएंगे कि वो किस रीजन में बिलोंग कर रही है जो हमारी एमिटेड रेडिएशन है। तो ये भी एक एप्लीकेशन में आया एनर्जी लेवल डायग्राम। एक और मेथड है जिससे हम जो फोटो एक्साइटेशन कहते हैं, जिससे हम जो हमारा एटम है ना उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में ला सकते हैं, उनको एनर्जी बढ़ा के, जब हम रेडिएशन को फॉल करते हैं। तो रेडिएशन का मतलब क्या था, फोटोन। तो जब भी हम एक इलेक्ट्रॉन पे अगर हम बात करें, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, उस पर अगर हम फोटोन HF एनर्जी वाला फोटोन बोम्बार्ड करा दें या रेडिएशन फॉल करा दें,
तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर स्टेट में एनर्जी में जा सकता है, और उसी प्रोसेस को हम फोटो एक्साइटेशन कहते हैं। और एक और प्रोसेस था, हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट। वहाँ पे फोटोन, यहाँ पे फोटोन यूज़ कर रहे तो फोटो एक्साइटेशन। और अगर हम बोम्बार्डमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन को यूज़ करें, एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन पे बोम्बार्डमेंट के लिए, तो वो प्रोसेस को क्या कहते थे हम, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट। लेकिन अभी तो हम फोटो एक्साइटेशन पढ़ रहे हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि एक एनर्जी लेवल हमारा n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, ये दो हमारे स्टेशनरी स्टेट्स हैं, ऑर्बिट हैं, और उसमें एनर्जी है हमारी E1 एंड E2। तो अगर हम माने कि इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 स्टेट में है, तो उसे ऊपर यानी n इक्वल टू 2 वाली स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में जाना हो, तो उसे HF एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, जो कि हमें फोटोन के फॉल करेगा जब इलेक्ट्रॉन पे, तो मिल जाएगी। तो अगर हम माने हमारा जो E2 एनर्जी है उसको हम कैसे लिख सकते हैं फिर, E2 एनर्जी इज इक्वल टू E1 एनर्जी प्लस H टाइम्स F। ये भी तो एनर्जी था, जो फोटोन की एनर्जी थी। तो फोटोन जो एनर्जी E1 में जो इलेक्ट्रॉन है उसको देगा, तभी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन E2 वाली स्टेट में जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम फोटो एक्साइटेशन कहते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है इस फोटो एक्साइटेशन का, कि जो हमारा फोटोन है ना, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक उसकी जो एनर्जी है वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती एनर्जी डिफरेंस के बिटवीन द टू स्टेशनरी लेवल्स। तो अगर हम बात करें n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 1, इसमें एनर्जी कितनी थी हमारी, -13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n इक्वल टू 2 पे क्या थी, 3.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप है वो कितना था, वो था 10.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम माने कि जो फोटोन है हमारा, या रेडिएशन है हमारी, इसकी एनर्जी है, मान लेते हैं 8.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मान लेते हैं, और ये जो फोटोन है हमारा फॉल करा एक इलेक्ट्रॉन पे, तो जो इलेक्ट्रॉन है हमारा n इक्वल टू 1 स्टेट में, लेकिन फोटोन की एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ट्रांसफ़र करी एनर्जी पे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफ़र करी। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसको जो नेक्स्ट हायर स्टेट है, नेक्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट का डिस्टेंस n इक्वल टू 1 से 2 में एनर्जी में की टर्म्स में कितना है, 10.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन फोटोन हमारी एनर्जी दे रहा है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो स्टेटमेंट हमें कह रही है वो ये है कि अगर जो फोटोन की एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी अगर लेस देन द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी है, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये, वो हायर स्टेट में नहीं जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम फोटोन की एनर्जी को 10.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दें, हो जाए, और फिर जो वो रेडिएशन है वो फॉल करे इलेक्ट्रॉन पे, तो हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन है वो n इक्वल टू 2 स्टेट पे चला जाएगा, क्योंकि तब हमारे फोटोन जो एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा वो 10.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, जो कि उस गैप के बराबर है जो n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 1 के बीच में एनर्जी का। तो फोटो एक्साइटेशन में फोटोन के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहे हैं एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, और जो फोटोन की एनर्जी है वो डिफरेंस ऑफ द स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी है ना, उतनी होनी ही चाहिए। अगर नहीं होगी तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। अब फोटो एक्साइटेशन में भी एक अलग सा पॉइंट आता है कि जो हमारा फोटोन है वो तो एब्जॉर्ब हो गया एटम के थ्रू, उसने अपनी एनर्जी सारी इलेक्ट्रॉन को दे दी ताकि वो हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। तो अगर हम माने कि यहाँ पे 3 एनर्जी लेवल बना देते हैं, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 4 भी बना ही लेते हैं, n इक्वल टू 4। तो अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो n इक्वल टू 1 स्टेट में है,
और फोटोन वो फॉल किया इलेक्ट्रॉन पे, और उसने इतनी एनर्जी दे दी इलेक्ट्रॉन को कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो n=4 पे ही चला गया, सीधा वाली स्टेट पे चला गया। इतनी एनर्जी हमारी फोटोन ने दे दी इलेक्ट्रॉन को। तो जो एनर्जी दी ना फोटोन ने, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है हमारा n=4 स्टेट में चला गया। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली n=1 स्टेट पे आए। मतलब आ सकता है, पॉसिबल है, पर सिर्फ यही वे नहीं है उसका n=1 स्टेट में आने का। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो पहले n=2 पे आ जाए, फिर n=2 से फिर वो n=1 पे आए, ये भी पॉसिबल है। हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो या तो फिर n=3 पे आए, फिर n=3 से वो सीधा n=1 पे आ जाए, ये भी पॉसिबल है। n=4 से वो 3 पे आए, फिर वो 2 पे आए जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, फिर n=1 पे आए, ये भी पॉसिबल है। तो जब इलेक्ट्रॉन हाइयर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है ना, तो ज़रूरी नहीं वो डायरेक्टली ही लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे आए अपनी, वो ट्रांजिशन करता हुआ भी आ सकता है। जैसे कि अगर यहाँ पे हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये वो ट्रांजिशन करा n=4 से n=3, तो वो एक फोटोन यहाँ पे एमिट करेगा, फिर n=3 से n=2 पे ट्रांजिशन करा तो एक फोटोन यहाँ पे एमिट होगा, फिर n=2 से n=1 पे ट्रांजिशन होगा तो एक फोटोन यहाँ एमिट करेगा। तो जितने ट्रांजिशन होंगे ना उतने फोटोन एमिट होंगे। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा हाइयर एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आने के लिए एक ही वे नहीं है उसका आने का, वो मल्टीपल ट्रांजिशन के थ्रू भी आ सकता है, जिसमें हमारे मल्टीपल फोटोन्स भी इजेक्ट हो सकते हैं। तो ये एक और व्यू था फोटो एक्साइटेशन। अभी हमने फोटो एक्साइटेशन पढ़ा, अब हम बात करेंगे फोटो आयोनाइजेशन की। तो अगर हम माने कि जो फ्रीक्वेंसी है या फिर कहते हैं वेवलेंथ जो फोटोन की हमारी, वो इतनी हाई हो जाए कि उसके पास इतनी इनफ एनर्जी हो कि वो एटम को आयनाइज कर पाए। एटम को आयनाइज का मतलब क्या पढ़ा था हमने, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम से बिल्कुल डिटैच हो जाए, फ्री हो जाए इलेक्ट्रॉन, और इस प्रोसेस में जो हमारा फोटोन है वो वैनिश हो जाएगा और हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव आयन हो जाएगी। और फोटो एक्साइटेशन की बात करें, जब हम फोटो एक्साइटेशन की बात करें तो फोटोन के पास इतनी एनर्जी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती कि आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाए। लेकिन जब वो एनर्जी आयनाइजेशन के बराबर होगी तो हम उस प्रोसेस को कह देंगे फोटो आयनाइजेशन। तो अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम के थ्रू समझें, ये हमारा n=1 है, ये n=2 है, और यहाँ पे हमने एक आयनाइजेशन एनर्जी का बना दिया, आयोनाइजेशन। अब फोटो आयोनाइजेशन में क्या होता है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है फोटो एक्साइटेशन जैसा। जैसे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन था उस पर फोटोन फॉल हुआ और उसने इतनी सफिशिएंट हाई एनर्जी दे दी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो सीधा आयोनाइजेशन वाले लेवल पे पहुंच गया। और जब एटम में क्या होता है, एक आयन हाइड्रोजन एटम की बात करें अगर हम, एक हमारा न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व कर रहा होता है, तो हमारा फोटोन जो है उसने हमें ऐसे फॉल करा, जो फोटोन है हमारा जिसकी फिर एनर्जी HF है, वो इलेक्ट्रॉन पे फॉल करा। फॉल करने के बाद क्या होता है कि जो हमारा एक न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है वो दोनों फ्री हो जाते हैं। फ्री ऐसे ऑर्बिट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे ये ऑर्बिट कर रहा था, फॉल करने के बाद वो फ्री हो जाता है। और वही फ्री कब होता है, जब हमारे जो फोटोन की एनर्जी है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो डिटैच हो जाएगा। डिटैच होने का मतलब फ्री हो जाएगा। और अगर हम माने जो हमारी फोटोन की एनर्जी थी, यहाँ पे जो हमारी फोटोन की एनर्जी थी वो एनर्जी हमारे पास इतनी है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना n=1 से वो आयनाइजेशन तक तो पहुंच ही गया, लेकिन अभी भी फोटोन में एनर्जी बची है, इतनी ज़्यादा एनर्जी है। तो जो बाकी आयनाइजेशन में जितनी एनर्जी खर्च हुई तो वो हुई, जो बाकी बची हुई एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी जो एटम के साथ है
काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। और जो हमारा फोटोन है जब वो आयनाइजेशन कर देता है ना तो वो खुद डिसअपीयर हो जाता है। मतलब जब एक एटम है हमारे पास, जो ऐसे हाइड्रोजन एटम की बात करें तो फोटोन हमारा फॉल करा इलेक्ट्रॉन पे, तो आयनाइजेशन वाले केस में जब फोटोन फॉल करता है तो रिजल्टेंट में हमें क्या मिलता है? रिजल्टेंट में हमें मिलती है एक आयन, जो H पॉजिटिव आयन होती है हाइड्रोजन एटम के केस में, और एक मिलता है हमें इलेक्ट्रॉन। जो फोटोन है वो कंज्यूम हो गया, अब वो हमारे पास है नहीं, उसने अपनी सारी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दी और वो खुद कंज्यूम हो चुका है, अब वो है नहीं। सारी एनर्जी वो उसने इस इलेक्ट्रॉन को दे दी कि वो आयनाइजेशन लेवल तक पहुंच जाए और इस न्यूक्लियस से डिटैच हो जाए, और वो डिटैच होके क्या बन गया? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फोटो एक्साइटेशन और फोटो आयनाइजेशन सेम ही प्रोसेस है, बस फोटो एक्साइटेशन में लोअर लेवल से एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं, लोअर लेवल से एक्साइटेड स्टेट पे, उसको हम कहेंगे फोटो एक्साइटेशन। और जब हम लोअर लेवल से सीधा आयोनाइजेशन पे ही पहुंच जाते हैं तो उसको हम कहेंगे प्रोसेस को फोटो आयोनाइजेशन। बस इन दो प्रोसेस में यही डिफरेंस है। अब जो हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम है उसकी एप्लीकेशन एक वेव मैकेनिक्स में भी होती है। तो हम जानते हैं कि डी ब्रोगली, जैसे डी ब्रोगली नहीं बोलते हैं, डेब्रॉय बोलते हैं ऐसे प्रोनाउंसिएशन में, पर हम डी ब्रोगली ही बोलेंगे। तो 1924 में डी ब्रोगली ने हमें क्या दिया? हमें पॉस्टुलेट दिया एक, जो कि ड्यूल कैरेक्टर की बात कर रहा था, वेव एंड पार्टिकल के, रेडिएशन के ड्यूल कैरेक्टर में, कि वो वेव भी है पार्टिकल भी है, और वो पार्टिकल भी हैं जो वो भी वेव है, और वेव है वो भी पार्टिकल है। तो जैसा ड्यूल नेचर बताया था उसने, तो उसने हमें ये बोला था कि जो पार्टिकल का मोमेंटम है ना P=mv, उससे एसोसिएटेड एक वेवलेंथ लैम्डा होती है, जिसको हम देते हैं λ=h/v। तो ये हमारी वेव मैकेनिक्स में पढ़ते हैं हम ये वाली कंडीशन, डे ब्रोगली जो दी थी ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन के लिए। तो ये कंडीशन हमें अभी बस याद रखनी है कि ये कंडीशन थी वेव मैकेनिक्स में। अब हम बात करते हैं हम एनर्जी लेवल डायग्राम से कैसे रिलेट करेंगे इसको। तो जो हमारा वेव प्रॉपर्टीज़ से आई है हमारे पास, जो लैम्डा आई है H=P, तो अगर हम मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, उससे जो बोहर पॉस्टुलेट था उसमें हमें क्या बताया था कि जो कंडीशन थी बोहर पॉस्टुलेट की वो क्या थी कि जो एंगुलर मोमेंटम है mvr इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π। ये हमारी बोहर की कंडीशन है, बोहर मॉडल ने दी है ये। तो हम वेव मैकेनिक्स के थ्रू ये वाली कंडीशन ले आए तो एक कोरिलेशन डेवलप होगा। तो वही चीज़ हम करने वाले हैं। तो अगर हम माने कि जो रेडियस है वो r है, जो इलेक्ट्रॉन का रेडियस है वो r है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के, तो वो रेडियस r है। तो वो एक स्टेशनरी स्टेट बताता है हमें, और स्टेशनरी स्टेट है तो स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनेगा। ये चीज़ हम वेव मैकेनिक्स से पढ़ी हुई है। तो हम कह सकते हैं इसी को हम आसान लैंग्वेज में समझें इस पॉइंट को, तो हम कह सकते हैं कि जो एक स्टेबल ऑर्बिट होता है, जो हमारा स्टेबल ऑर्बिट है या फिर स्टेशनरी स्टेट है जो ये है, उसका अगर हम सर्कमफेरेंस लें जो ये होगा पूरा का पूरा, उसे हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो ये जो सर्कमफेरेंस होगा ना, ये एग्जैक्टली इक्वल होगा इंटीग्रल वेवलेंथ ऑफ लैम्डा, तभी हमारे पास स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनेगा। और सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, अगर हम सर्कल माने ऑर्बिट को, तो 2πr = n लैम्डा। और लैम्डा क्या था, डी ब्रोगली ने दिया था हमें लैम्डा = क्या दिया था हमें, h/p। और p क्या है हमारे पास, मोमेंटम। तो हम इसको लिख सकते हैं 2πr = nh/mv। और इस r को अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
2 पाई इज इक्वल टू NH/mVr। और इस पूरे mVr को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा mVr इज इक्वल टू NH/2 पाई, जो कि हमारी बोहर की कंडीशन आ गई है। तो हमने वेव मैकेनिक्स के थ्रू बोहर की कंडीशन ले आए, तो रिलेशन डेवलप हो रहा है। तो हम वेव मैकेनिक्स में भी एनर्जी लेवल डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं समझने के लिए, और ये हम करेंगे जब हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हम श्रोडिंगर इक्वेशन जानते हैं, तो श्रोडिंगर ने हमें क्या कहा था कि जो वेव नेचर है ना मैटर का, उसको थोड़ा फर्दर डेवलप किया था उसने। तो उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर है पोटेंशियल यू में, तो उससे एक इक्वेशन के थ्रू हम समझ सकते हैं, वो उसे हम कहते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। और उस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन श्रोडिंगर ने दी थी, श्रोडिंगर इक्वेशन, उसके सॉल्यूशन को हम कहते हैं वेव फंक्शन, जिसको हम साई से डिनोट करते हैं। और ये जो साई है वो हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है एक पॉइंट की इन स्पेस में, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं। तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन है हमारी, उसके सॉल्यूशन से हमें मिलता है साई, जो कि वेव फंक्शन है। और अगर हम इस साई का स्क्वायर कर दें तो ये हमें प्रोबेबिलिटी देता है। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ कि हम साई को सॉल्व करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन की होने की, वहाँ कितनी है। तो अगर हम जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी U वो ये पुट करें Q²/4πε0, ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? ये इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी है हाइड्रोजन एटम के केस में। और ये जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन में, तो इसका एक मीनिंगफुल फिजिकल सॉल्यूशन कब आता है? इसका जो मीनिंगफुल फिजिकल सॉल्यूशन है वो तभी पॉसिबल है जब W की वैल्यू हम बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग दें। तो W की वैल्यू बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या थी, हमने किया था अभी। तो W इज इक्वल टू m नेगेटिव ऑफ m³4/8h² ε0² एंड डिनोमिनेटर में n²। तो ये जो बोहर मॉडल से हमारी एनर्जी आई थी, उसको जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट करेंगे तभी हमारे पास एक मीनिंगफुल फिजिकल सॉल्यूशन आएगा। मीनिंगफुल फिजिकल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? हमारे पास साई, जिससे हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो तभी आएगा जब हम W की ये वैल्यू पुट करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन में। तो हम बोहर पिक्चर से भी क्वांटम मैकेनिक्स को समझ पा रहे हैं। तो बोहर की जो पिक्चर है ना, भले ही आगे जाके वो हमको इतना बेस्ट रिजल्ट नहीं दे पाएगा, वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के केस में ही हमारा कह सकते हैं वो वेरीफाइड है। लेकिन बोहर जो हमें सिंप्लिसिटी वाली पिक्चर देता है क्वांटम मैकेनिक्स की, वो हमें आगे समझने में काम आती है। तो बोहर मॉडल को हम क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज़ करेंगे, जिससे हम साई को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे हम एट लास्ट प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग टू